राजनगर की आधी रात, सन्नाटे में डूबी सड़कों के बीच खड़ी नीलम हवेली आज भी वैसी ही थी, डर से भरी हुई, रहस्यों से ढकी हुई और एक अदृश्य नजर से सबको देखती हुई। पुलिस गाड़ियों की लाइटें बंद थीं। हवेली के बाहर सिर्फ चांदनी का फीका उजाला था, जिसमें हवेली का हर कोना मानो किसी पुरानी कहानी का अंधेरा राज सुनाता हो। इंस्पेक्टर आदित्य राणा बरामदे के सामने खड़े थे, चेहरा कठोर, लेकिन वो कठोरता आज पहली बार टूटती हुई लगी। अर्जुन ठाकुर पास आकर बोला, सर, आपने पहले कभी ऐसा महसूस किया है? आदित्य ने बिना आंखें हटाए कहा, अर्जुन, आज लग रहा है कि हवेली हमें देख रही है, जैसे कुछ चाहती है, जैसे हमें बुला रही है। उनके कदमों की आवाज उस पुराने बरामदे में गूंज रही थी। हर आवाज दीवार से टकराकर लौटती और ऐसा लगता कि हवेली उनसे जवाब मांग रही हो। पश्चिमी विंग की ओर बढ़ते हुए अर्जुन ने पूछा, सर, वो कमरा जहां लाइटें अपने आप जल उठी थी, उसके बारे में आपको क्या लगता है? आदित्य धीमे स्वर में बोले, अर्जुन, वो कमरा कभी खाली नहीं रहा, बस हम उसे खाली समझते रहे। हवेली की हर दीवार मानो उनके कदमों के साथ सांस ले रही थी। अचानक नलिनी के कमरे से मंत्रोच्चार बंद हो गया। एक भयावह मौन हवेली में फैल गया, जिससे सादिक और सुरेश तक चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। सर, यह अच्छा संकेत नहीं है, सादिक फुसफुसाया। आदित्य ने बस इतना कहा, आज हम सब सच्चाई का सामना करेंगे, चाहे जो हो। अब वे उस कमरे के सामने खड़े थे जहां महीनों से ताला लगा हुआ था। अर्जुन ने पूछा, सर, अगर यह कमरा बंद था तो अंदर रोशनी कैसे जली? आदित्य ने जवाब नहीं दिया। वो चाबी लगाते हुए बस बोले, आज पता चल जाएगा। ताला खुला। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप अंदर की ओर खुल गया। कमरा रोशनी में डूबा था, लेकिन यह रोशनी साधारण नहीं थी। ये ठंडी थी, जैसे किसी प्रेत ने जलाया हो। फर्श पर गहरे और ताजा खरोच के निशान थे, सीमेंट पर उंगलियों के निशान, कुछ जगह खून के धब्बे। अर्जुन की सांस अटक गई। सर, ये इंसानी उंगलियों के निशान हैं और ये आज ही बने हैं। आदित्य का गला सूख गया। आज? लेकिन यहां कोई आया नहीं। अर्जुन ने बस एक शब्द कहा, कोई दिखा नहीं सर, पर कोई आया जरूर है। अचानक कमरे के एक कोने में रखी पुरानी अलमारी हिलने लगी। दरवाजा कांपा और खुद ब खुद खुल गया। अंदर बस एक चीज थी, एक पुराना नीला बक्सा, जिस पर चांदी की पट्टी लगी थी, नीलम 1891। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। आदित्य चीखे, अर्जुन, मत छूना, पहले नलिनी को बुलाओ। अर्जुन बाहर निकले, पर जैसे ही उन्होंने एक कदम बाहर रखा, पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। सारा प्रकाश एक ही झटके में बुझ गया। अंधेरे में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, वही नीला बक्सा, जिससे नीली रोशनी निकल रही थी और कमरे में एक गहरी भारी धड़कन गूंज रही थी, मानो हवेली का दिल धड़क रहा हो। कमरे की हवा भारी हो गई थी, ठंडी, चुभती हुई, जैसे किसी अदृश्य चीज का हाथ आपके कंधे को छू कर निकल जाए। और तभी एक स्त्री की आवाज आई, इस बक्से को खोलने की इजाजत किसने दी? आदित्य का खून जम गया। वो आवाज कमरे के हर कोने से आ रही थी। अर्जुन अंदर भागे। उनके पीछे नलिनी थी, डरी हुई, कांपती हुई, जिसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। कमरे में घुसते ही नलिनी घुटनों के बल बैठ गई। सर,
ये बक्सा मत खोलिए, ये नीलम का श्राप है। जिसने भी इसे खोला है वो कभी वापस नहीं आया। अर्जुन चीखे, नीलम आखिर कौन है? नलिनी की आवाज टूटी। 1891 में इस हवेली की पहली मालकिन की हत्या हुई थी। उसका शरीर कभी नहीं मिला और तब से इस हवेली में कदम रखने वाला हर आदमी रात में गायब हो गया। अचानक बक्सा अपने आप खुल गया। अंदर से नीली धुंध निकली। धुंध ने हवा को जमा दिया और धीरे धीरे वो धुंध एक स्त्री के रूप में बदलने लगी। लंबे बाल, नीला घूंघट, सफेद दूध जैसी आंखें, वो नीलम थी। वो सीधे आदित्य की ओर बढ़ रही थी। नलिनी चीखी, सर, वो आपका नाम ले रही है, वो आपको खोज रही है। नीलम की आवाज गूंजी, आदित्य, तुमने मेरा कमरा क्यों खोला? अर्जुन ने आदित्य को पीछे खींचा। नीलम की आकृति अब हवा में तैर रही थी। दीवारें कांप रही थी, फर्श हिल रहा था और हर रोशनी एक एक करके बुझ रही थी। आखिरी रोशनी बुझते ही नीलम पूरी तरह सामने थी। अचानक उसका हाथ बढ़ा, सीधे आदित्य की गर्दन की ओर। ठंडी हवा का तेज झोंका कमरे से टकराया। नलिनी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली चीखने लगी। नीलम की आकृति पीछे हटने लगी। एक चीख, एक तेज रोशनी और फिर सब शांत। कमरे में सिर्फ बक्सा था और उसके ऊपर एक नया शब्द उभर आया था, अगला आदित्य। सादिक और सुरेश अंदर दौड़े। सर, क्या हुआ? ये भूकंप जैसा क्यों लगा? आदित्य ने बक्सा उठाया और गहरी आवाज में कहा, हवेली अब जाग गई है। उन्होंने धीमे स्वर में जोड़ा, भाग 4 में हमें यह जानना होगा कि नीलम हम सबसे क्या चाहती है।